नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी विशेष विषय पर बात नहीं करते हुए सीए प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैंने अपनी यात्रा 21 वर्ष पूर्व शुरू की थी, जब मेरे पास कोई आधार नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था तो सिर्फ एक जीविका उपार्जन करना है। लेकिन इन 21 वर्षों के दौरान मैंने जो है वो एक आधार तैयार किया है खुद का। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद एक लेवल पे आया हूँ। अभी भी मेरी फर्म बहुत स्मॉल फर्म है, लेकिन जो अनुभव मैंने बटोरा है वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा करके जो मुझे प्राप्त करने में 21 वर्ष लगे हैं उससे कम समय में प्राप्त कर सके। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सीए प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, मेरा जो 21 वर्षों में एक्सपीरियंस रहा है सीए प्रैक्टिस संभालते वक्त, मैं वही एक्सपीरियंस यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त या करने से पहले जो मैंने इतना अनुभव किया है लाइफ के अंदर कि जब भी हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्टली वर्क अगर हम सोचें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से आ जाएगा, या अडानी ग्रुप से आ जाएगा, या बिरला से आ जाएगा, या टाटा ग्रुप से आ जाएगा, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस। हाँ, अगर हम या तो फिर स्पेशलाइजेशन करके उस लेवल पे पहुँचे जहाँ से हमें इनके वर्क सीधे आना शुरू हो जाए, वो इनिशियली बहुत मुश्किल होता है। तो डोंट टारगेट डायरेक्टली सच क्लाइंट्स कि सब मेरे पास रिलायंस या अडानी ग्रुप का काम आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर मैंने अनुभव किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि सब बड़े ग्रुप का काम है, सर्टिफिकेशन कर दो। जहाँ कोई सर्टिफिकेशन को तैयार नहीं है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। नो, ऑल दीज आर जस्ट अ ट्रिक्स टू गेट देयर सर्टिफिकेशन डन ईजिली। बहुत ईजिली नहीं आ रहा तो फिर क्या करें अगर हमें इन तक भी पहुँचना है तो फ्रेंड्स, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपका क्लाइंट भी ग्रो करता है, और जब आपका क्लाइंट ग्रो करता है तो कौन सा क्लाइंट कब कहाँ पहुँच जाएगा। रिलायंस तो हम फिर भी पिछले 30-40 सालों से सुन रहे हैं, बट अडानी ग्रुप की बात करें तो एकदम से पिछले 15 वर्षों में उभर के आया। तो नो डाउट हमारे पास चांसेस ऑलवेज अवेलेबल हैं किसी भी क्लाइंट्स के पास कि वो ग्रो करे, कब रिलायंस में कन्वर्ट हो जाए, कब अडानी में कन्वर्ट हो जाए। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल और उनको प्रमोट करें। जैसे अगर मैं बात करूं कि सब धीरू भाई अंबानी के साथ जो भी शख्स शुरू से काम करना शुरू किए, उनकी स्टैंडिंग देखें या उनकी फर्म की स्टैंडिंग देखें तो आज रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छी होगी, बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड पोटेंशियल एट द इनिशियल स्टेज। इस तरीके से मैं बात करूं, अगर जो लोग जेआरडी टाटा से जुड़े होंगे, उनकी फर्म्स, उनके उत्तराधिकारी जो है वो आज भी टाटा ग्रुप्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मीन्स ये बात तो क्लियर है कि अगर हमारा क्लाइंट ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। सो रादर देन targeting the client like Reliance Industry, Adani are a big clients, we should try to identify the potential of our existing clients and the new clients coming to us, और देखेंगे उनमें क्या पोटेंशियल है, वो कहाँ जा सकते हैं, और उनके साथ हम हमेशा खड़े रहें। डेफिनेटली दे विल ग्रो। नाउ लेट अस सी द what experience I have got during the लास्ट 21 ईयर्स। तो सबसे पहले मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया है, ग्रुप्स कर दिया है कि साहब किस टाइप की समस्याएं आती है और हम उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो पहला ग्रुप जो आई हैव क्रिएटेड इज सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स। जब हम क्लाइंट का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज़ क्लाइंट को हम मिलें, व्यक्तिगत रूप से मिलें, क्योंकि मैंने पिछले 8-10 सालों में स्पेसिफिकली देखा है कि इंटरमीडिएटरी आते हैं, कुछ अकाउंटेंट्स आते हैं जो स्पेसिफिकली छोटी जगह पे काम करते हैं। वो आकर के बात करते हैं कि साहब मेरे पास 10 टैक्स ऑडिट है, 5 टैक्स ऑडिट हैं, आप कर दीजिए, इतना पैसा मिलेगा। हम क्लाइंट से मिलते नहीं, बहुत सारे काम कर जाते हैं जो क्लाइंट से मुलाकात ही नहीं होती। फ्रेंड्स, ऐसा न करें, क्लाइंट से एक बार अवश्य मिलें ताकि किसका काम कर रहे हैं हमें समझ में आए, हमारे साथ कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ये ध्यान रखें। जो मीडिएटर आया है उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि साहब फ़ीस आप डिसाइड कर लेना, मैं आपको मेरी फ़ीस बता दूंगा, लेकिन मुझे क्लाइंट से मिलना है। और जो रेगुलर क्लाइंट हैं आपके पास, स्पेसिफिकली जो बिज़नेस एंड प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, सैलरीड क्लास नहीं है,
उनसे या सभी से कोशिश करें कि साल में एक बार अवश्य मुलाकात करें। वो मुलाकात आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाएगी। अगर क्लाइंट आपको ग्रोइंग लगता है, पोटेंशियल लगता है, तो साल में 4 बार भी मिलने में कोई नुकसान नहीं है। इट विल पे बैक यू। तो ध्यान रखें, क्लाइंट को मिलें और उससे बात करें। दूसरा जो आपको चीज़ है वो कनेक्ट टू प्रीवियस कंसल्टेंट। अगर आपके पास कोई क्लाइंट किसी और कंसल्टेंट से शिफ्ट हो रहा है, आपके पास आया है, तो आप सीधे से उससे ये ना करें कि ठीक है साहब आ जाइए। आप उससे बात करें, उससे सबसे पहला प्रश्न यही करें कि आप प्रीवियस कंसल्टेंट से क्यों छूट के आ रहे हैं, क्यों हम तक आ रहे हैं, क्यों उसका दामन छोड़ रहे हैं। आपको वो हो सकता है कि कुछ ऐसे रीज़न्स दें जो आपको नहीं पता हो कि साहब मैं डिससेटिस्फाइड था सर्विसेज से। अब जो प्रीवियस कंसल्टेंट है, हो सकता है आप जानते हैं, देखिए सब हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे साथ में कौन कलीग्स काम कर रहे हैं, कौन लोग मार्केट में हैं जो इस चीज़ का काम करते हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, वो वर्किंग कैसी करते हैं, हम भी समझते हैं। तो प्रीवियस कंसल्टेंट के बारे में वो जब हमें बताएगा, अगर सर्विस डिससेटिस्फेक्शन है या हमारे पास कुछ स्पेशलाइजेशन है और वो आता है तो कोई समस्या नहीं है। और फिर भी हम ये करें कि प्रीवियस कंसल्टेंट को कनेक्ट करें। कोड ऑफ एथिक्स में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एनओसी के लिए उसको एक लेटर लिखें और वो हमें एनओसी भेजें, स्पेसिफिकली ऑडिट क्लाइंट्स में। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि चाहे वो ऑडिट क्लाइंट्स हो या टैक्सेशन क्लाइंट्स हो, कोशिश करके अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस कंसल्टेंट से तो कनेक्ट करें। क्लाइंट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिलेंगी। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब मैं ये मान के चलूँ कि जो मेरा एक अनुभव रहा है, 90% प्रीवियस कंसल्टेंट भी ऐसे होते हैं क्लाइंट्स के जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दे डोंट ट्राई कि क्लाइंट रुकेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि क्लाइंट अगर उनसे टूट के गया है, किसी नए कंसल्टेंट के पास गया है, आप नहीं करोगे कोई दूसरा करेगा। तो उसको मालूम है कि मेरे पास से तो क्लाइंट जा रहा है, तो जिसने प्रोफेशनल एथिक्स का फॉलो किया है, मुझसे कांटेक्ट किया है, मैं उसको सही इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट विद द प्रीवियस कंसल्टेंट, कनेक्ट विथ हिम, पता करें क्लाइंट कैसा है, उसके बाद करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है लर्न टू से नो। बिकॉज क्या होता है, हमारे पास जब क्लाइंट आता है और स्पेसिफिकली हम जब एट द बिगनिंग ऑफ प्रैक्टिस होते हैं या शुरू के 3-4 सालों में होते हैं, हम क्लाइंट को ना ही नहीं बोल पाते। और ना नहीं बोलने के कारण क्या होता है कि वो हम पे हावी हो जाता है। तो क्लाइंट से जब भी बात करें, उससे समझें सारी चीज़ें। अगर हमें लगता है कि हमारे फीस क्राइटेरिया में या हमारे किसी और क्राइटेरिया में क्लाइंट फिट नहीं बैठ रहा है, प्लीज़ से नो। जब तक आप किसी क्लाइंट को नो नहीं बोलेंगे, तब तक जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ रहेगी कि आने दो यार, जो आ रहा है। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ किसी और तरीके से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो लर्न टू से नो। सब ठीक है, क्लाइंट हमें नहीं जम रहा है, हमारे फीस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, हमारी थॉट्स में नहीं बैठता है, ठीक है सब हम नहीं काम कर पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें सीखना चाहिए। इसके बाद फीस शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। हमारे पास जब भी कोई नया क्लाइंट आया, नया असाइनमेंट आया, तो फीस सिर्फ हम क्राइटेरिया नहीं बना सकते। कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी मेरे पास आए हैं कि नॉर्मल रेट टैक्स ऑडिट करने का 20,000 रुपये चल रहा है, क्लाइंट आके बोलता साहब मैं इसके 50,000 रुपये दे दूँगा, आप इसको बस साइन कर दो। सो फीस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द क्लाइंट। नो डाउट फीस मैटर्स, वहाँ मैटर करती है कि जब कोई क्लाइंट आया और आपको अप्रोप्रिएट फीस अगर 25,000 रुपये लगती है, वो आपको 10,000 रुपये बोल रहा है, मना कर दीजिए। 25,000 रुपये दे रहा है आपके क्राइटेरिया में, ठीक है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बट फीस के साथ साथ क्लाइंट का बैकग्राउंड भी देखें और क्लाइंट को समझें, उसके बाद डिसाइड करें। फीस शुड नॉट ओनली बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द क्लाइंट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दैन कोई भी क्लाइंट जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को देखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है कि वो जब क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं तो अपने रिसोर्सेज को एवेल्यूएट नहीं करते, टटोलते नहीं हैं। उससे होना कुछ नहीं, आपने काम लिया है तो आप कर देंगे। बट आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपने कोई क्लाइंट ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा। बिकॉज आपने नया क्लाइंट ले लिया, उसको भी समय देना है, वहाँ क्वालिटी से समझौता किया तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आएगा। और मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर मेरा कोई क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाइड है, मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, तो वो मुझे शायद कहीं और रेफ़र करे या ना करे। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे डिससेटिस्फाइड होकर के जाएगा तो डेफिनेटली वो 4 लोगों को और बोलेगा कि साहब इनसे काम नहीं कराना, इनका काम अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज नहीं है।
तो प्लीज़ इवेल्युएट योर रिसोर्सेज बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट। आपके पास जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उस पर अगर फिट बैठता है तो आप क्लाइंट एक्सेप्ट करें, या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेटवर्किंग में कोई पार्टनर ऐसा है जो उस काम को अच्छे से कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, तो काम लेकर के उसको असाइन कर दें। बट प्लीज़ अपने रिसोर्सेज को एवेल्यूएट करें, अपनी कैपेसिटीज़ को एवेल्यूएट करें बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन क्लाइंट से जब हम डिस्कशन करते हैं तो क्लाइंट को यदि ये पता चलता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, कि सब हम वो फीस दे रहा है तो हमारा घर चल रहा है, इसलिए अगर हमने इस एटीट्यूड के साथ उससे बात की तो वो हमेशा से हमें फ़ीस पे भी कंप्रोमाइज़ कराएगा, काम भी एक्स्ट्रा लेगा। तो इट्स बेटर कि व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग विद एनी क्लाइंट, वो क्लाइंट हमारे पास भले ही वो सैलरीड क्लाइंट हो या उसका 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो, एटीट्यूड से बात करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइंट का लेवल क्या है, हमारे पास प्रोफेशन की डिग्निटी है, प्रोफेशन की डिग्निटी मेंटेन करें, क्लाइंट से एटीट्यूड से बात करें, प्रोफेशनल एटीट्यूड रहें। हाई एटीट्यूड रखने की ज़रूरत नहीं है, बट लो एटीट्यूड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन ए प्रॉपर एटीट्यूड और क्लाइंट से डिग्निटी के साथ बात करें। यार, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट जस्ट कंसल्टेंट और वोकेशनल्स के साथ ठीक है हम आने दो, पैसा आने दो, नहीं। एटीट्यूड के साथ डिस्कशन करें, क्लाइंट डेफिनेटली आपको समझेगा और आपको प्रॉपर फीस भी पे करेगा। सो मेंटेन प्रॉपर एटीट्यूड, मेंटेन डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। देन जो नेक्स्ट ग्रुप आई हैव क्रिएटेड इज प्रॉपर फीस, क्योंकि हम सभी लोग फीस के लिए ही काम कर रहे हैं, अदरवाइज हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेटली वी आर वर्किंग द फीस। अब अगर हम फीस के लिए काम कर रहे हैं और हम अगर फीस प्रॉपर चार्ज नहीं कर पाते तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो आई हैव ग्रुप्ड इट एज ए प्रॉपर फीस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर में वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट यूर सेल्फ, डोंट कंपेयर, बिकॉज व्हाट हैपन्स, क्लाइंट आता है, आप कहते हो साहब मेरी फ़ीस 20,000 है, नहीं वो दूसरा व्यक्ति 10,000 में कर रहा है, आप कहते हो ठीक है आप मुझे 10,000 दे देना। नो, नेवर। इवेल्युएट योर कैपेसिटी। जिससे आप वो कंपेयर करने का बोल रहा है वो देखें कि वो आपके इक्वलेंट बैठता है या नहीं बैठता, आपके जैसे सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज देता है या नहीं देता है। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बट किसी का सर्विस लेवल बहुत अच्छा है, किसी का सर्विस लेवल पुअर है। सो आप इवेल्यूएट करें खुद को, किसी से कंपेयर ना करें। क्लाइंट भी जब अपना प्रोडक्ट बेचता है तो वो खुद प्राइसिंग करता है, उसकी आप भी खरीदेंगे या कोई भी खरीदेगा, वो प्राइसिंग खुद करता है अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए, अपने टाइम इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए। जब क्लाइंट के पास पावर है अपने आप को इवेल्यूएट करने का, अपने प्रोडक्ट को इवेल्यूएट करने का, सेल आउट करने का, तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? आप भी अपने आप को, सर्विसेज इज ऑल्सो प्रोडक्ट। सो आप अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसको इवेल्यूएट करें। इवेल्यूएट करने के बाद डिसाइड करें कि आपकी फ़ीस क्या है और उतनी फ़ीस लेना चाहिए। मुझे जितना समय लगेगा मैं समय के हिसाब से फ़ीस लूँगा, मेरी स्किल्स कितनी लगेगी, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, अकॉर्डिंगली आई विल चेक द फीस। मैं फ़ीस ऐसे नहीं लूँगा कि साहब वो 10,000 में कर रहा है इसलिए भी मैं 10,000 में कर लूँ। नो, नॉट एट ऑल। सो इवेल्यूएट योर सेल्फ, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। और सेकेंड इज लो फीस मे हर्ट योर रेपुटेशन। आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमें जब सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है या थोड़ी सी परेशानी है, हम कॉलोनी के आसपास के डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं देखते, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उस जनरल फिजिशियन को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, एंटीबायोटिक लिखवाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जब भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो, हम क्या करते हैं, वी फाइंड फॉर स्पेशलिस्ट। एसिडिटी है, वी विल गो फॉर द गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, वी विल फाइंड आउट द कार्डियोलॉजिस्ट। वाई सो? बिकॉज लो फीस पे जब हम जा रहे हैं जनरल फिजिशियंस के पास तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग गुड डिलीवरी। सेम विथ अवर प्रोफेशन। हम अगर सर्टिफिकेशन का काम है, ऑडिट का काम है, बहुत लो फीस पे करते हैं, क्लाइंट को ये लगेगा यार ये लो फीस पे करते रहते हैं, दे आर जस्ट लाइक ए जनरल फिजिशियन। इफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कमिंग इन टू द बिजनेस, कोई एडवाइस लेना है, दे विल आस्क यू, इवन डेयर टू आस्क यू कि साहब कोई अच्छा कंसल्टेंट बताइए। मुझे एक दो बार किसी ने बोला कि साहब इस फील्ड में कोई अच्छा कंसल्टेंट बताइए। मैं उनको सीधे कहता हूँ कि साहब देवकीनंदन झाम से बड़ा अच्छा कंसल्टेंट कौन मिलेगा आपको? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फीस लेवल आपके स्टेटस के हिसाब से, आपकी सर्विसेज के हिसाब से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे
तो कभी भी क्लाइंट को ये नहीं लगेगा कि ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो मेंटेन लो फीस मे हर्ट योर रेपुटेशन, कीप इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड योर फीस। देन क्लाइंट से फीस को राइटिंग में कंफर्म करें। क्लाइंट से जब भी हम डिस्कशन करते हैं, काम लेते हैं, क्लाइंट उस समय हाँ कर देता है, कई बार बाद में फीस देने में मैंने साहब इतनी नहीं बोली थी। आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जब क्लाइंट से 1 to 1 मिल रहे हैं, नोट्स बनाते जाइए, या तो उस पर साइन कर लीजिए जो भी डिलीवरेबल्स हमें देना है और जो फीस डिसाइड हुई है। अदरवाइज़ जो डिस्कशन हुआ है, जो आपने कंक्लूज़न निकाला है, उस कंक्लूज़न को टाइप करिए, व्हाट्सएप पे क्लाइंट को भेजिए, नीचे फीस लिखिए, क्लाइंट से कंफर्मेशन लीजिए या मेल पे भेजिए, मेल पे कंफर्मेशन लीजिए। आप क्या करेंगे, क्लाइंट को सीधे ये नहीं लगेगा कि फ़ीस क्रॉस कंफर्म कर रहा है। आपने जो डिलीवरेबल्स आपस में डिस्कशन से डिसाइड किए हैं, वो डिलीवरेबल्स के कंफर्मेशन के साथ साथ नीचे फ़ीस भी लिख दें। सो फीस अगर राइटिंग में कंफर्म करेंगे, आपके लिए हमेशा से फ़ायदे का सौदा होगा, नुकसान कभी भी नहीं आएगा। देन जब हमने फ़ीस डिसाइड कर ली, बिलिंग जब हम करने जाते हैं तो क्लाइंट्स अक्सर करके मैंने देखा है, स्पेसिफिकली रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिस में या टैक्स ऑडिट प्रैक्टिस में, क्लाइंट नेक्स्ट ईयर आता है, पिछले साल की फ़ीस जो है वो पे ऑफ करता है। नो, वी शुड चार्ज इमीडिएटली। जब इमीडिएटली चार्ज करना है तो हमें क्लाइंट की टेंडेंसी को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा, उसकी बुक्स आपके पास है, एनालाइज कीजिए। जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है उसके सप्लायर्स को तुरंत पेमेंट करता है, सर्विसेज वाले हैं पेमेंट साइकिल बढ़ा देता है। अगर वो ऐसा कर रहा है, डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा करेगा। सो प्लीज़ सी हिज रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड, क्लाइंट का रिकॉर्ड देखें, उसकी बुक्स को एनालाइज करें, कब कब पैसे देता है, कैसे पैसे देता है, अकॉर्डिंगली उससे डिस्कस करें फ़ीस का। कैसा मुझे फ़ीस एडवांस लगेगी या मैं 15 दिन की क्रेडिट देता हूँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसको समझें और अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। क्लाइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार ये होता है कि साहब मेरे बुआ का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, मेरा गुरु है, मेरा कज़िन है, मैं उससे फ़ीस ज़्यादा नहीं मांग सकता या फ़ीस ही नहीं मांग सकता। परेशानी आती है, उसको फ़ीस बता नहीं सकता, ये भी परेशानी आती है। आई कैन थिंक इट हैपन्स विथ एनीबडी। आपको लग रहा है दोस्ती रिश्तेदारी में हमें फ़ीस का लेवल लो रखना पड़ रहा है, ओके, डोंट कीप योर फीस लेवल लो, जस्ट गिव ए 1 रुपी बिल टू दैट फेलो के साथ ये मैंने सर्विसेज दी है, 1 रुपये का बिल है, नहीं तो अपने बुक्स में बना लें, उसको भी नहीं देना है तो कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, किसके लिए क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर्विस दे रहे हैं तो थैंक यू सर्विसेज साहब, मैं रिकॉर्ड पूरा रखता हूँ कि 10 साल से आपके रिटर्न भर रहा हूँ, ये 10 रुपये का टोटल हो गया, ताकि मैं जब भी उसके पास बात करूँ उसको बता पाऊँ कि सब मैं इतना काम इतने साल से कर रहा हूँ, जब फीस की बात हो तो मैं इतना काम कर रहा हूँ। बट लो फीस ना रखें, रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करें, जितना भी काम आपने क्लाइंट के साथ किया है, क्लाइंट के लिए किया है, उसके बाद जब काम फिनिश हो जाता है इमीडिएटली इनवॉइस रेज करके क्लाइंट को दें। उसका क्रेडिट पीरियड फिक्स करें कि साहब मुझे 15 दिन में पेमेंट चाहिए, मुझे 30 दिन में पेमेंट चाहिए, और उसको इनवॉइस रेज करके दें और फॉलो अप बिल के साथ पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि क्लाइंट ये होता है कि आप बिल देते हो वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट देता है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पेमेंट इमीडिएटली लेना चाहिए। दोस्तों लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट एंड्स ओवर हियर, वी विल कम बैक इनटू द सेकंड पार्ट्स वेरी सून।